तो जिन्ना की कहानी कुछ ऐसी रही है। बलूचिस्तान के साथ उन्होंने ये कहा, जो खान आप खिला रहे थे, उन्होंने कहा कि हम एक लूज कॉन्फेडरेशन बनाएंगे, वीक सेंटर बनाएंगे। उनकी घटनाओं में उनकी मौत हो रही है और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो बलूची लोगों के मानवाधिकार है उनके साथ जो वहाँ की पाकिस्तान की फोर्सेज है वो ठीक से बर्ताव नहीं करती है और बलूची जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है आए दिन उनकी जो है मांगों को नजरअंदाज किया जाता है और मिसिंग कंप्लेंट हो जाते हैं, एवं मिसिंग कंप्लेंट दर्ज भी नहीं की जाती। सर अभी आपने जो है जिन्ना का नाम दिया था, सवाल ये है कि जब आपका धर्म ही यूनिफॉर्म नहीं है, देखा जाए भारत का भी बंटवारा कहीं न कहीं सांप्रदायिकता क्या था, धर्म क्या था। हिंदुस्तान का बंटवारा पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र में और ये जो बेसिक समस्या है बलूची लोगों के साथ वो इसलिए क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बीच में डील हुआ है जिसे बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे CPEC बोलते। जिस तरीके का इनको एक सेफ्टी होना चाहिए ना, क्योंकि पाकिस्तान ने मसावट किस तरीके से किया है ग्वादर पोर्ट बनाने के साथ डेमोग्राफी की चेंज ऐसा किया है कि कहीं ना कहीं ये बलूची लोग लैंड लॉक्ड बन करके रहे। दुनिया एक युद्ध में पड़ी हुई है। लगातार अलग अलग जगहों पर ऐसा सुनने में आता है कि आज यहाँ पर बम गिराए गए, कल वहाँ पर युद्ध स्तर की तैयारियाँ चल रही हैं। एक दूसरे के बीच होड़ लगी है कि मैं इस पावर स्ट्रक्चर में सबसे आगे रहूँगा या मैं रहूँगा या मैं रहूँगा। इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं। यूक्रेन रूस से लेके मिडिल ईस्ट की बात कर सकते हैं और न जाने कितने ऐसे देश हैं जो युद्ध से तबाह हुए लेकिन फिर भी कोई ऐसी सीख नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन इतनी अस्थिरता है, इतनी अशांति है कि आपके लिए वहाँ जो मर रहे लोग हैं वो संख्या हो सकती है, लेकिन उनका दुख दर्द समझने के लिए चलते हैं, कुछ सवाल करते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रताप यादव सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर शुरुआत सवाल से करें या फिर यूं ही एक छोटा सा सवाल कर लें कि बलूचिस्तान से दिमाग में क्या आता है? राहुल सर थैंक यू। देखिए बलूचिस्तान को आपको ऐसे समझना है कि पूरी दुनिया के मैप में एक मिडिल ईस्ट से लेकर के वो पूरा जो सेंट्रल एशिया है उसको एक पास देने का काम करता है बलूचिस्तान। तो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन के हिसाब से बलूचिस्तान बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र बन जाता है और दुर्भाग्य से वो आज़ादी के बाद से ही 1947 में जब बंटवारा हुआ देश का तो दुर्भाग्य से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बलूचिस्तान को ये प्रॉमिस किया गया था कोई इंडिपेंडेंट स्टेट बन करके रहेगा, लेकिन वो कहानी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो देखा जाए भू रणनीति की अगर स्थिति से देखा जाए तो बलूचिस्तान एक महत्वपूर्ण जगह है और जहाँ पर दुनिया का जो पावर मेजर पावर है उनके इंटरेस्ट तो है ही है, साथ में हमारे जो रीजनल बैलेंसेज है पावर स्ट्रक्चर का उस हिसाब से चाइना के लिए वो इम्पोर्टेंट है और हमारी सुरक्षा के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र बन जाता है। जैसे आपने चाइना का नाम लिया, ग्वादर पे काम चल रहा है। चाइना का मेजर इन्वेस्टमेंट पार्ट जो है वो बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान है। मेजर रिसोर्सेज बलूचिस्तान है। उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। उसकी GDP में बड़ा योगदान है। वहाँ के रिसोर्सेज को ले जाके अलग अलग जगहों पर डेवलपमेंट का काम करते हैं। क्यों वो बलूचिस्तान के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है? क्यों उनके डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहा है? उसके लिए आपको वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको समझना पड़ेगा। एक तो ये कि बलूचिस्तान शुरुआती दौर में ही आप देखेंगे अंग्रेजों को जब ब्रिटिश आए, जब वो तो इंडिया का ही पार्ट था बलूचिस्तान भी, पाकिस्तान आज का जो है वो इंडिया का ही कभी पार्ट था 1947 तक। तो वो करीब सैकड़ों साल पहले, करीब 200 साल पहले आप देखेंगे जब जाएंगे तो अंग्रेजों सर एक इंटरप्शन है कि खान आप कलात इस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि मैं हिंदुस्तान का पार्ट नहीं रहा हूँ और ना मैं पाकिस्तान का पार्ट रहा हूँ। जो उस समय इंडिया था वो आज का पाकिस्तान वो भी इंडिया ही था। उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान का पार्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो इनकी पॉलिसीज थी ब्रिटिश लोग जब थे उस वक्त जिस तरीके की इनके बीच ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी आप कलात करके है,
1876 की कहानी है, उसमें कहा गया कि आपको ऑटोनॉमी होगी, आप स्वच्छंद होंगे, आप जिस तरीके के फैसले चाहेंगे वैसा लेंगे। बात कर रहा था। तो ये थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग मुझे लग रहा है कि क्या ऐसे इल्यूजन में उस वक्त लोग नहीं राहुल सर, देखिए इल्यूजन में नहीं है। जो बलूची लोग हैं वो सांस्कृतिक दृष्टि से वो बाकी जो मेनलैंड पाकिस्तान का जो कल्चर है उससे अलग है। देखिए पाकिस्तान को समझना है तो आपको पता है कि मेजर 4 प्रोविंसेज है। पंजाब जिसका काफ़ी दबदबा रहता है, जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स है। दूसरा सिंध एरिया जिसमें कराची एक मेजर सिटी आती है, और खैबर पख्तूनवा जो एरिया आपका आता है जो पश्तूनों का क्षेत्र है। और ये जो बलूची लोग हैं ये अपने को बहुत ही मोहम्मद पैगंबर साहब के ज़माने से ही ये माइग्रेंट होकर के लोग आए थे, उस एरिया में बसे थे। तो वो न सिर्फ पाकिस्तान का समस्या है बल्कि पाकिस्तान के सराउंडिंग में जो एरिया है, जैसे कि आपका अफगानिस्तान का रीजन हो गया, जो नॉर्दर्न हिस्सा है आपका, आप देखेंगे पाकिस्तान का, तो उससे सटा हुआ जो खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है वो भी आता है। प्लस ईरान में भी काफ़ी लोग बसे हुए हैं, 30% आबादी है करीब ईरान में है इनकी बलूची लोगों की। तो ये कलात का रीजन है वो अकेले नहीं है, उसमें मकरान भी है, उसमें आप देखेंगे कि खरान का एरिया है, तो खरान मकरान और अब कलात, तो ये एक पूरा सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा आपको स्टेट दिखता है जिसको मिला करके बलूचिस्तान बनाया गया। लेकिन ये बलूची लोगों के साथ बहुत धोखा हुआ था कि उनको इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी देने की बात करके, एक इंडिपेंडेंट नेशन प्रोविंस बनाने की बात करके, और फिर उसको जो है बाय फोर्सली जिन्ना की फोर्सेज जा करके उनको कब्जा कर लिया। तो बलूची लोगों के साथ बहुत धोखा हुआ है। तो इसलिए उनकी जो चिंता है वो इसलिए है कि आज़ादी के बाद से ही और उनको एनेक्सेशन के बाद से, जब से उनको बलूचिस्तान को हिस्सा बनाया गया पाकिस्तान का, सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद पाकिस्तान का सबसे अधिक माइनिंग में उनकी जो है देखा जाए तो अर्निंग में सबसे अधिक हेल्प करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, बावजूद सबसे कम खर्चा बलूची लोगों पर किया जाता है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनके शिक्षा पे, उनके स्वास्थ्य पे, उनके डेवलपमेंट में सबसे कम खर्चा हुआ है। और कहीं ना कहीं उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन बहुत होता रहा है। और एक डाटा आपको बता दूं कि अभी एक सरकारी डाटा है और तमाम सारी इंटरनेशनल एजेंसी से आप का जब डाटा आप देखेंगे तो हर महीने करीब 350 बलूची लोगों की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं आतंकी घटनाओं में उनकी मौत हो रही है। और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो बलूची लोगों के मानवाधिकार हैं उनके साथ जो वहाँ की पाकिस्तान की फोर्सेज हैं वो ठीक से बर्ताव नहीं करती हैं। और बलूची जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं आए दिन उनकी जो है मांगों को नजरअंदाज किया जाता है और मिसिंग कंप्लेन बहुत ज़्यादा है, एवं मिसिंग कंप्लेन दर्ज भी नहीं की जाती। सर अभी आपने जो है जिन्ना का नाम लिया था, तो जिन्ना की कहानी कुछ ऐसी रही है कि बलूचिस्तान के साथ उन्होंने ये कहा, जो खाना कलात उस वक्त इन्होंने कहा कि हम एक लूज कॉन्फेडरेशन बनाएंगे, वीक सेंटर बनाएंगे, और जो अलग अलग स्टेट होंगे उनकी ऑटोनॉमी होगी, स्वायत्ता होगी कि वो अपने तरीके से व्यवस्था चलाए। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि आज़ादी मिली, उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान बना ये यूनिटरी स्ट्रक्चर की बात कर रही है। फिर सवाल ये उठता है सर, इस्लाम के नाम पे जो सीमेंटिंग फोर्स इस्लाम है पाकिस्तान बनाने में, कहते हैं कि अनडाइल्यूटेड लॉयल्टी टू आवर रिलीजन। लेकिन जब आपका धर्म ही यूनिफॉर्म ना हो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब साथ आके काम करें? ठीक है, मैं मानता हूं कि जब तक आप माइनॉरिटी में हैं तब तक साथ काम कर लेंगे, या जैसे अभी हिंदुस्तान में चलता रहता है कि मुस्लिम यहाँ पे ये हो गया मेजॉरिटी में तो ये करते हैं। तो सवाल ये है कि जब आपका धर्म ही यूनिफॉर्म नहीं है, बात कर लीजिए सूफीज्म एक अलग पार्ट है इस्लाम का। मैं आपके सवाल का मतलब समझ गया। देखिए आप देखा जाए भारत का जो बंटवारा हुआ वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। हिंदुस्तान का बंटवारा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने। पाकिस्तान भी एक नहीं रह पाया, बांग्लादेश बाद में अलग। और अभी जैसा कि आप बात कर रहे हैं बलूचिस्तान पे हम लोग, तो उसकी भी एक संभावना पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि अब उसकी कहानियां बाहर जा रही हैं। जिस सेंस में आप बात कर रहे हैं राहुल सर, अगर इस्लाम धर्म की बात होती तो 55 कंट्री नहीं होती पूरी दुनिया में, करीब 55 देश से ऊपर ही है इस्लाम, जो इस्लामिक राष्ट्र। और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन सिर्फ वो आप बलूची लोगों के साथ नहीं देख रहे हैं, यमन में कितने यमनी के साथ क्या हुआ,
कितने यमनी की हत्या हो गई, करीब 1.5 लाख आंकड़ा बता रहे हैं कि 1.5 लाख यमनी लोग मारे गए वहाँ पे जो हिंसा चल रही है। तो ये पूरी दुनिया में है और वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल, एक आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इस्लाम का नाम लेकर। तो पॉलिटिकल माइलेज, हाँ, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, और वो पॉलिटिकल माइलेज लेकर के ही पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तो वो कहीं इस्लाम जो है आम जनता की, तो इस्लाम का नाम लेकर के सत्ता में तो आ गए, लेकिन जो लोगों को, जो आपको सहूलियत मिलनी चाहिए थी, जो लोगों के विकास होने चाहिए था, जो समाज में जो एक खुशहाली का दौर शुरू होना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ। तो पॉलिटिकली ये पॉलिटिकल इस्लाम है, इस्लाम के बजाय मैं ऐसा कहूँगा कि ये पॉलिटिकल इस्लाम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि जिससे तमाम तरह की बुनियादी समस्याएं पैदा हुई। कुछ सवाल लगातार निकल के आ रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि इसमें अफगानिस्तान का बड़ा हाथ है, जो भी ट्रेन कांड हुआ है, जो भी बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, जो अशांति फैली हुई है, कह रहे हैं कि हथियार अफगानिस्तान सप्लाई कर रहा है, बलूची लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। ये वैसे ही नहीं समझ में आ रहा कि एक तो तालिबान इनके साथी रहे, ओसामा बिन लादेन की कहानी भी कुछ ऐसी है कि क्वेटा जो बलूचिस्तान है, और तालिबान से इनके संबंध अच्छे। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हथियार ये प्रोवाइड करा रहा है। ये क्या है? राहुल सर, इसका बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक तो देखिए, जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थियरी जी, उसको आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से वो इंडिया को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थियरी, और खासतौर से जो उसके जो भी अपोनेंट्स है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उनको घेरने का वो स्ट्रेटेजिक एक तरीके से पॉलिसी लेकर आए, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोलते हैं। उसी के तहत उसने ग्वादर में पोर्ट बनाने का काम किया, ग्वादर में इन्वेस्टमेंट किया चाइना ने। और एक जो बेसिक समस्या है बलूची लोगों के साथ, वो इसलिए क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बीच एक डील हुआ है जिसे बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे CPEC बोलते हैं, और उस पर काम 2022 में शुरू हो गया बहुत तेजी के साथ। और उसके शुरू होने से क्या हुआ नुकसान, कि बलूची लोगों को काम मिलना बंद हो गया। तो जो भी वहां पर CPEC कॉरिडोर जो हुआ, इंडिया के साथ भी कन्फ्रंटेशन है, क्योंकि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया है उससे CPEC होकर गुजरता है, उसकी हाईवे गुजर रहे हैं, और वो सीधे ग्वादर से लेकर के आप देखेंगे पूरा क्वेटा पेशावर का पूरा एरिया पड़ता है। तो बलूची लोगों को एक तरीके से इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट का भी हिस्सा है। इंडिया का तो सोवरेनिटी का इशू है ना, वो तो हमारा पार्ट है जी, वो POK है जी, तो वो तो हमारा अभी कन्फ्रंटेशन चल ही रहा है पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ। तो ऐसे में CPEC को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर गुजारना अपने आप में इंडियन सोवरेनिटी को चैलेंज है। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू आपने कहा कि अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, बजाय इसके मैं ये कहूँगा CPEC जब से चालू हुआ है तो जितने लोगों को रोजगार मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है, वो सब जो है पंजाबी या सिंधी लोगों को मिला है। ये सेल्फ एलिनेटेड फील कर रहे हैं। और बलूची लोगों को उसमें कोई काम नहीं। जब बलूची लोगों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, जैसे मेहरम का आप जानते हैं, मेहरम आप जानते ही होंगे, डॉक्टर मेहरम की कहानी आप जान रहे होंगे, जिनको उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है, और जो ह्यूमन राइट्स पे काफी काम कर रही हैं, उनके फादर को डिटेन किया गया, फिर मार दिया गया और मिसिंग कंप्लेंट। तो डॉक्टर मेहरम आज भी उनके ह्यूमन राइट्स को लेकर के लड़ रही है। उनका ये कहना है कि जो हमारे बलूची लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा है CPEC में, जो ग्वादर पोर्ट का काम चल रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, तो मूल बलूची लोगों को काम नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, जितना माइनिंग का एरिया, जैसे बलूचिस्तान में एक एरिया है उसको बोलते हैं सुई रीजन। सुई रीजन में माइनिंग बहुत होता है, चांदी का, कापर का बहुत बड़े खदान है, और उन खदानों में यूरेनियम भी बड़े मात्रा में, यूरेनियम थोड़ा सा अभी उस पे मतलब माइनिंग हो नहीं पा रही है, लेकिन चांदी और कापर बहुत मिलता है, सोना भी पाया गया है। तो सुई रीजन में जितने भी मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं या तो चाइनीज लोग और नहीं तो पंजाब के लोग जाते हैं। तो बलूची लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो मेन समस्या यह है कि बलूचियों को ट्रेन करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, उनको रोजगार देने का काम करना चाहिए। तो उन्हीं के रीजन में जा करके उन्हीं का नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान की सरकार और चीन की सरकार मिल करके, और उन्हीं के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो एक बड़ा समस्या ये है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि अगर ये रोजगार और ये डेवलपमेंट कहीं वो विरोधी स्वर जो बलूच लोगों का है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो सर उसके लिए आप इतिहास में जाना पड़ेगा। वही आजादी के कई एथनो ग्रुप्स हैं वो आज भी पाकिस्तान को अपना हिस्सा नहीं मान रहे ना। खान ऑफ कलात थे सर जी, इसी बात में आपको करूंगा। खान ऑफ कलात थे, वो एक समय उन्होंने इंडिया से अपील किया था कि हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन धोखा उनके साथ ये हुआ कि उनको जो है अलग से उनको अलग ऑटोनॉमी देने की बात की गई, फिर बाद में पाकिस्तान की सेना ने उन पर कब्जा कर लिया।
तो कहीं ना कहीं एक टीस है जो मेन स्ट्रीम की जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है या पाकिस्तानी लोग हैं जो अदर देन जो बलूची लोग हैं, उनकी मेन टीस ये है कि ये कहीं ना कहीं प्रो इंडियंस हैं। जो बलूची लोग हैं प्रो इंडियंस हैं, क्योंकि आपको खान का अब्दुल गफ्फार खान के बारे में जानकारी हो, जिसको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, और वो बिल्कुल आज़ादी के आंदोलन में वो कहीं पर भी पाकिस्तान के डिमांड के साथ नहीं थे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ खड़े थे और इंडिया के साथ खड़े थे। तो वो जिन्ना के कहीं अगेंस्ट थे वो, और वो एक पाकिस्तानी जो लोग हैं जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो इस्लामिक पॉलिटिक्स को गवर्न करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वो टीस उनकी उभर भर के बीच में आती है, और वो बलूची लोगों से एक तरीके से वो अपना एक दुश्मन समझ रहे हैं, बजाय कि इसके कि वो अपने उसको हमराई समझ। सर एक सवाल है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके एक सैंडमैन करके अधिकारी थे, उन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी डिजाइन की, क्योंकि इनको प्रमोट करना था, भू विस्तार करना था। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना आगे बढ़ें, लेकिन इनके साथ एक और दिक्कत थी कि उधर ईरान था और बीच में बलूचिस्तान एक बफर जोन का काम कर रहा है। तो इनको लगा कि अगर हमें युद्ध से बचना है या कोई बाहरी हम पर अटैक ना करे, इसके लिए हमें इसे बफर जोन के तौर पे इस्तेमाल करना है। वो एक ही समझौता हुआ उस समय के जो खाना का। ठीक वैसे ही हुआ जो सैंडमैन की बात कर रहे हैं, जैसे भूटान का समझौता। ये भूटान की जो स्थिति है वो ये हुआ कि नहीं, मेरा सवाल ये है कि उस वक्त की ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिशर्स थे, जब वो ट्रीटी कर रहे हैं, ट्रीटी ऑफ कलात के नाम से 1874 की है, जब वो ये कह रहे हैं कि ऑटोनॉमी इनकी है, बस हम एक समझौते के तहत चल रहे हैं, तो वो चीज आज तक बनी क्यों नहीं? क्योंकि सारा खेल तो उन्हीं का है। सर यही हुआ ना कि वहाँ पे जो कला, और बीच में मुस्लिम लीग ने भी इस चीज को कहा कि हाँ ठीक है, हम ट्रीटी के तहत रहे हैं और आपकी ऑटोनॉमी आप मेंटेन करके चल सकते। सर यही तो बात है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने क्या किया, साजिश रची कि कलात जो प्रोविंस था ना, कलात को उन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट ऑटोनॉमी देने के बजाय कलात के साथ लास बेला को मर्ज किया, खरान को मर्ज किया, मकरान को मर्ज किया, और 3 अलग अलग रीजन को मिलाकर के बलूचिस्तान एक अलग प्रोविंस बना दिया, और उसमें एक बड़ा मेजर हिस्सा किसका है, कलात का। तो कलात की आइडेंटिटी ही खत्म कर दी ना। हाँ। तो कलात जो समस्या थी, जो सैंडमैन की आप बात कर रहे हैं ना, जो एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि उसका ऑटोनॉमी रहेगी और फॉरेन रिलेशंस उसका पाकिस्तान हैंडल करेगा, ठीक वैसे ही जैसे भूटान के साथ हमारे समझौते थे ब्रिटिश भारत का कि भूटान का जो फॉरेन रिलेशंस को मैनेज करेगा कहीं ना कहीं इंडिया करेगी, एक ऑटोनॉमी भूटान की रहेगी। तो इस केस में तो उल्टा हुआ, कलात की आइडेंटिटी को इन्होंने मार डाला और बलूचिस्तान एक नया प्रोविंस बना दिया। बलूचिस्तान यानी कि 3 और प्रदेशों को जोड़ दिया। तो समस्या के साथ जड़ राहुल सर ये है, एथनो नेशनलिज्म कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोगों के बीच में है। क्या लगता है पाकिस्तान का ये रवैया, जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है बलूचिस्तान के साथ, आगे आप क्या देख रहे हैं? सर देखिए, सबसे बड़ा तो ये कहेंगे, देखिए हमारे यहाँ किसी जमाने में इंसर्जेंसी थी कश्मीर में, और किस तरह से आप देखते हैं कि सरकार ने हमारा इतना इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पर, और इस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाए कि आज वो समस्या खत्म हो गई या खत्म होने के कगार पे। बलूची लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। मैंने जैसे पहले भी कहा, सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, लेकिन जनसंख्या कम है, इसके बावजूद भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, शिक्षा पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। 67% लोगों के पास स्वच्छ पानी पीने के पानी नहीं है उपलब्ध है। आप ये समझिए, गरीबी सबसे अधिक वहाँ पर 70%। हाँ, और उसका कारण ये है कि सरकारी एक ऑफिस से, एक प्यून से लेकर के बड़ा एक IAS ऑफिसर जैसे अपने यहाँ होता है, वहाँ पर सब पंजाबी और सिंधी लोग भरे हुए हैं। यानी कि मूल जो बलूची लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिला है, और कहीं ना कहीं जो पंजाबी जो एक अक़लियत है पंजाब जो पाकिस्तान की, तो पंजाबी नेशनलिटी, सिंधी नेशनलिटी जो हावी है बलूची लोगों पे, बलूची जो संस्कृति है, बलूची जो सामाजिक जो संरचना है, उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ और उसको एक सेकेंडरी सिटीजन के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करना, ये वहाँ के हुक्मरानों ने बताया। और खासतौर से राहुल साहब देखेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल है।
वो अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से मिलिट्री का हमेशा शासन रहा है। और बलूची लोगों को उन्होंने हमेशा एक तरीके से ट्रेटर के तौर पे लिया है और वो उसको अपना देश का हिस्सा मानते ही नहीं, लोगों को नहीं मानते, उस रीजन को तो मानते हैं फायदे के लिए, लेकिन उन लोगों को अपना नहीं मानते। मुझे लगता है कि ये विरोध की आवाज जो है ये बार बार पाकिस्तानियों के जहन में आती है कि यही मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है कि उनका विकास। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं आप बुगाती का देता हूँ। बुगाती जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, वहाँ के वो गवर्नर भी रहे कई बार, और 2006 में उनकी पाकिस्तानी सेना ने हत्या कर दी। और बलूचों का इतना बड़ा लीडर जो मुख्यमंत्री रहा हो, जो गवर्नर रहा, उसकी इस तरीके से हत्या करना, उसको मार डालना, चुन चुन के लोगों को मारना। जैसे मैंने बताया कि 350 हर महीने लोग मिसिंग हैं, आतंकी घटनाओं के शिकार हैं। तो ऐसे देश में आप सोचिए कि क्या संभव है कि जहाँ पर बलूचियों के अधिकारों की बात वहाँ पे होगी। इसीलिए तो डॉक्टर मेहरम इंटरनेशनल एजेंसी से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और दूसरी एजेंसियों से वो गुहार लगा रही है कि यहाँ के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन को कैसे रोका जाए और बलूची जो संस्कृति है, बलूची जो लोग हैं, उनके आत्मसम्मान की जो है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको काम किया जाए। कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज का है तो हम समझौता करें। मैं अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की बात करता हूँ कि कहते हैं कि अगर फायदे की बात है तो हम सामंजस्य बनाते हैं, बैठाते हैं। ये बात पाकिस्तान को रियलाइज क्यों नहीं? उसे पता है कि मेजर रिसोर्सेज बलूचिस्तान है, उसके बाद भी वो ऐसा लोग सर देखिए, क्या ये बात उसे समझ नहीं आ रही या उसके पीछे की कुछ और कॉजिंग फोर्सेस हैं? राहुल सर, क्योंकि आज नहीं तो कल, जैसे मैं लगातार मुझे पता हो कि इस चीज से मुझे फायदा है तो मैं कब तक उस चीज को नजरअंदाज करूं? राहुल सर, इसका सीधा सा एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि ये आप बात कर रहे हैं किसी डेमोक्रेटिक नेशन से। ये कोई डेमोक्रेटिक नेशंस हो, डेमोक्रेटिक लीडर्स हो, तो इस बात पे सोचे। जब जब पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक लोगों द्वारा चुनी सरकार आती है, चाहे वो नवाज शरीफ की सरकार आई हो, चाहे वो इमरान खान की सरकार आई हो, हमेशा उसको रिप्लेस कर दिया गया मिलिट्री पावर से। और आपको एक तथ्य फैक्ट देता हूँ, जाके आप सर्च करिएगा। पाकिस्तानी आर्मी में जितने बड़े मेजर, कर्नल और ब्रिगेडियर लोग के अधिकारी हैं और आईएएस ऑफिसर्स, जैसे अपने यहाँ तो वैसे वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, 22,000 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। हमारे इंडिया में किसी भी बहुत मुश्किल से आपको ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, शायद ना के बराबर, 0। लेकिन पाकिस्तान में 22,000 जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप्स है, यानी कि वो एक साथ पाकिस्तान के भी सिटीजन हैं और इंग्लैंड के भी हैं, अमेरिका के भी। उनके बच्चे, उनके परिवार, उनकी सारी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं बाहर ऑलरेडी फिक्स्ड है। वो पोस्ट रिटायरमेंट प्लान लेकर के चलते हैं वहाँ के अधिकारी। ऐसे में नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में आप ऐसी सुलह वाली बात कैसे सोच सकते हैं? यानी कि जो जिन्ना साहब किसी को बेवकूफ बनाने के लिए सोच रहे थे, लूज कॉन्फेडरेशन जो संघीय ढांचा है, वो सेंटर का वीक होगा, बहाना था। लेकिन वो कहते नहीं कि ऐसे ही सोच लिए थे, लेकिन वो ऐसा दिख गया। गलत नियत थी। नहीं, नियत ही गलत थी। गलत नियत थी। पाकिस्तान बनाने में ही गलत नियत थी। तो जब गलत नियत के साथ कोई शुरुआत करेंगे तो आप कैसे समझ सकते हैं कि अंत अच्छा होगा? कल को हो सकता है बलूचिस्तान एक नया देश के तौर पे सामने आ जाए। जिन्ना के मृत्यु के बाद जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट रहा है, कुछ ऐसा रहा, पंजाबी प्लस सुन्नी प्लस उर्दू। ये आपको यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर लगता है? देखिए, जिस इस्लाम के नाम पे एक देश बना, उसका ये स्ट्रक्चर रहा है। बिल्कुल सही सर। देखिए राहुल सर, आपने भाषा की समस्या पे बात की। बलूची लोगों की एक बड़ी समस्या ये है कि मूल बलूची जो भाषा है उसमें, या पश्तून भाषा है उसमें बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। उनके ऊपर उर्दू थोपी गई है, उनके ऊपर पंजाबी थोपी गई है, उनके ऊपर सिंधी थोपी गई है। तो बलूची लोगों का जो आपने एथनो कल्चरल जो समस्या आपने रखा शुरू में, वो कहीं ना कहीं भाषा से भी रिलेटेड है। उनकी भाषा का कोई सम्मान नहीं है। और आपको पता है, मातृभूमि, मातृभाषा का दर्ज के साथ मातृ क्यों लगा है? कि वो माँ के जैसे उसको फील किया जाता है, और माँ के साथ अपमान आदमी नहीं भूलता है। तो कहीं ना कहीं बलूची लोगों की जो माँ के साथ अपमान हो रहा है, चाहे वो भाषा को लेकर के, चाहे उनकी मिट्टी को लेकर के, तो माँ के साथ कोई अपमान होता हुआ कैसे देख सकता है?
और कहीं ना कहीं उनके जो कन्फ्रंटेशन है, उनका जो रिबेलियन है, उनका जो विरोध है, जो 11 मार्च को आपने देखा कैसे ट्रेन में ब्लास्ट हुआ, ट्रेन को हाईजैक किया गया और फिर तमाम सारे उसमें कैजुअलिटीज हुई, वो कहीं ना कहीं एक जो लंबी परंपरा बनी है बलूचिस्तान को अलग नेशन बनाने की, उसी कड़ी में ये सब चीजें आगे बढ़ रही हैं। और जब तक पाकिस्तान के हुक्मरान बलूचिस्तान के लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करेंगे, वहाँ के रिसोर्सेज पे कब्जा किए रहेंगे, वहाँ के लोगों का अपने जीडीपी का एक हिस्सा उनको डेडिकेट नहीं करेंगे, वहाँ का विकास नहीं होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, उनके एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में अगर सुधार नहीं होगा, तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। मुझे लगता है कि किसी क्षेत्र का हो सकता है कि विकास हो सकता है कि अवरुद्ध रहा हो, लेकिन अगर संस्कृति पे आप कब्जा करने की कोशिश करेंगे, अपनी संस्कृति को थोपने का कोशिश करेंगे, तो वहाँ के लोग विद्रोह जरूर करेंगे। और आज बलूचिस्तान में यही हो रहा है कि पंजाबी और सिंधी जो संस्कृति है उसको थोपने का काम किया जा रहा है। आपने बहुत अच्छा बताया। कहने का इतना सा मतलब है कि अगर इस्लामाइजेशन ऑफ बलूच कल्चर को बनाए रखेंगे तो ये व्यवस्था ऐसी ही बनी रहेगी। कुछ सलूशन आपके हिसाब से कि क्या रास्ता हो सकता है कि ये इस तरह की अस्थिरता जो बनी हुई है वो खत्म? सीधी सी बात है, देखिए बलूची जो देखिए आप जो इस्लामाइजेशन आप बलूची लोग का आपने कहा, पहली बात है कि बलूची लोग इस्लाम को मानने वाले बाद में बने, पहले वो बलूची ट्राइबल्स थे, नोमैडिक थे, ट्राइब्स थे, और एक देश में नहीं है, वो ईरान में है 30%, 70% हिस्सा करीब पाकिस्तान में है, और कुछ परसेंट हिस्सा आपको अफगानिस्तान के एरिया में पाया जाता है। तो वो नोमैडिक जो ट्राइब्स हैं, उनका जो कल्चर है, उसको जिस तरीके से आप यूनिफॉर्मिटी में लाने की कोशिश करते हैं, इस्लामिक उनको बनाने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप देखेंगे कि वो उनका जो है रिबेलियन और उभर के आएगा और वो उनका विरोध जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक डाइवर्सिटी का ख्याल रखना चाहिए किसी देश को, अपने तमाम सारे लोगों की जो संस्कृति का अनुरक्षण करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके आपने क्या किया, एक सांचे में ढालने का काम किया। और इंडिया में पाकिस्तान में यही अंतर है कि यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और वहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी को क्या कर दिया गया है, कहीं ना कहीं वहाँ पर उसको कहीं कहीं मिलिट्री बूट से उसको क्रश कर दिया गया, और जिसके चलते लोग आज रोडों पे हैं, आज वो रिबेलियन बन गए। तो हमें नहीं लगता है कि इसका कोई एक सलूशन है, सिवाय इसके कि बलूची लोगों को ऑटोनॉमी, बलूची लोगों का जो नेशनलिज्म है आज अपने चरम पे है, और उसको कहीं ना कहीं एक नेशन के तौर पर अलग स्वीकार कर लेना ही हमको लगता है उसका एक समाधान हो सकता है। कहते हैं कि बलूचिस्तान का जुड़ाव पुरानी सभ्यताओं से भी है। मेहरगढ़ एक जगह पड़ती है बलूचिस्तान में, वहाँ एग्रीकल्चर ट्रेसेस मिले थे, जो कि कहते हैं कि सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद भी इस तरीके की चीजें चलती जा रही हैं। अभी हाल ही में एक सवाल उभर के आया कि इंडिया का इंटरफेरेंस, मतलब भारत ऐसा चाह रहा है, जो स्थिति बलूचिस्तान में बनी उसमें भारत का योगदान। तो भारत दूर दूर तक पाकिस्तान के बीच में ऐसा कहीं कुछ सवाल बनता नहीं। देखिए वो तो वहाँ के पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस क्या, वहाँ के राष्ट्रपति ने ओपनली कहा कि इसमें भारत की एजेंसी रा का हाथ है। लेकिन सर देखिए राहुल सर, पाकिस्तान का वजूद कब से है? 47 से। उसके पहले उसी समय इजराइल भी आया था। इजराइल 48 में बन गया जी। था तो इंडिया ही ना। तो वो आज से इंडिया का पार्ट नहीं रहा है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जब बात होगी, इंडिया की बात होगी, पाकिस्तान की बात नहीं होगी। गांधार प्रदेश की बात होगी, महाभारत में आपको शकुनी वहीं के थे। हिंदुस्तान की बात होगी, वहीं की हिंदुस्तान की गांधारी वहीं की, जी वहीं तो थी। छोड़िए, अभी नवरात्र शुरू होने वाला है। 51 देवी के शक्तिपीठ है पूरी दुनिया में। एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ उसी बलूचिस्तान में है, हिंगोल की पहाड़ी पे, जिसे माँ हिंगलाज भवानी का नाम से एक बड़ा। तो पाकिस्तान तो कहीं आप देख रहे अपीयर हो ही नहीं रहा ना। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री ही एक तरीके से वो नई कहानी रची गई है और मिथ्या पे आधारित है। असल में पाकिस्तान के बच्चों को, छात्रों को, वहाँ के यूनिवर्सिटी छात्रों, स्कूल के छात्रों सही इतिहास का पता ही नहीं है।
उनको जो इतिहास पढ़ाया जाता है बिल्कुल ही एक तरीके से समझिए कि मिलावट वाला इतिहास है और मिथ्या वाला इतिहास है। तो बेसिक्स तो पता ही नहीं वहाँ के, और उसका कारण सिर्फ सर कि वहाँ पे डेमोक्रेसी का ना होना, वहाँ मिलिट्री का प्रेजेंस ज़्यादा होना, और इसके चलते वहाँ की स्थितियाँ और बिगड़ती गई। सर जहन में एक सवाल आता है जब आपने ये बात की कि पाकिस्तान की बुनियादी कुछ ऐसी रही है कि अस्थिरता के साथ वो आगे बढ़ता गया। सवाल ये उठता है कि ये कोल्ड वार का कहीं कुछ इसमें सीन आता है, नहीं आता कि अमेरिका कहीं सोच रहा हो उस वक्त की बगल यूएसएसआर है, उसको काउंटर करना है, तो बीच में हमको एक जगह चाहिए जहां मैं आसानी से लैंड। और सर अब ये तो इतिहास हो गया जी, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार और कोल्ड वार तो इतिहास हो गया जी। और इंटरनेशनल क्या पॉलिटिक्स ऐसा कुछ हो सकता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखिए बैलेंस ऑफ पावर हमेशा जरूरत होती है जी, लेकिन आपको भी पता होगा अफगानी लोग बहुत बहादुर लोग हैं, बलूची लोग भी वैसे ही बहादुर वैसे हैं। ही बस अफगानी लोगों के साथ एक उनके साथ पॉजिटिव पॉइंट ये था, उनके पास उबड़ खाबड़ पहाड़ियां छिपने के रास्ते हैं और बहुत वो बहादुरी से वो लड़ते हैं। 20 साल अमेरिका का कब्जा रहा, वापस चला गया, कुछ नहीं कर पाया। वियतनाम में आपने देखा जी, अमेरिका का असर क्या हुआ। तो ये जो मेजर पावर्स हैं उनका पंजाब इनसे घिरा हुआ है दो तरफ से, और कहीं न कहीं उधर इनकी एक बड़ी आबादी ईरान के साथ रहती है। तो जिस तरीके का इनको एक सेफ्टी होना चाहिए ना, क्योंकि पाकिस्तान ने इनकी बसावट भी इस तरीके से किया है ग्वादर पोर्ट बनाने के साथ, डेमोग्राफी की चेंज ऐसा किया है कि कहीं ना कहीं ये बलूची लोग लैंड लॉक बन करके रहे हैं। तो किसी लैंड लॉक एरिया को जब तक कि उसके पास भौगोलिक बनावट अफगानिस्तान जैसी ना हो तो उसको अपनी लड़ाई को जारी रखना बड़ा मुसीबत वाला काम होता है। और अभी की जो आप देख रहे हैं कि जो सफर एक्सप्रेस में जो हादसा हुआ, जो 11 मार्च का जो घटना घटी, वो उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये 5वां इवेंट है पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर के बलूची लोगों का, एक 5वां इवेंट है, बड़ा इवेंट है कि जो हमेशा वो अपने कन्फ्रंटेशन को, अपने विरोध को दिखाने का उन्होंने एक तरीका देखा। अभी इसमें करीब 150 लोग मारे गए। वो कहीं ना कहीं सर देखिए जो बलूची लोगों की समस्या है वो सिंपल है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस। हाँ, कुछ डेटा ऐसे कहते हैं कि 278 लोग 1 लाख पे मरते हैं, डेथ रेट है पाकिस्तान की, और वही बलूचिस्तान की 785, 1 लाख पे 785 मर रहे हैं और पाकिस्तान में 278 मर रहे हैं। तकरीबन 5000 से ज्यादा बलूचिस्तान के स्कूल सिंगल रूम से ऑपरेट होते हैं, ये नहीं नहीं। और कहते हैं कि 15% पॉपुलेशन हेपेटाइटिस बी सी से सफर कर रही है। सर हमने 67% बात बताया ना कि ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है 67% लोगों को, बलूची लोगों को। तो आप कहीं तुलना भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जीडीपी का 4% खर्चा होता है बलूची लोगों को, और बाकी पैसा कहाँ खर्च होता है? पंजाब में, सिंध में, बाकी एरिया। सर वो कहाँ गए वो लोग जो बड़े बड़े मुद्दों पे बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, हम ये करते हैं, तो अब तो देखिए उनका इंटरफेरेंस क्यों? इसलिए उनकी कलई खुल गई ना, एक्सपोज हो चुके हैं। एक्सपोज हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं एक्सपोज होने में कहीं ना कहीं इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंडिया का जो कश्मीर है जी, उसको हमने जितना डेवलपमेंट के सेक्टर में आगे है और डेमोक्रेटिकली वहाँ चुनाव हो रहे हैं, यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट रन कर रही है और यहाँ लोग सेफ महसूस कर रहे हैं, इंसर्जेंसी की स्थिति खत्म हो चुकी है। और वो लोग भी देख रहे हैं, बलूची लोग भी देख रहे हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के भी लोग देख रहे हैं, इवन अब तो डिमांड भी कर रहे हैं कि हमको भारत अपने में मिला ले। लेकिन भारत चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और पीपुल्स के सेंटिमेंट्स को समझती है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग, आम लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते हैं कि उनके जो हुक्मरान हैं वो कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड किए हैं और उनकी बदहाली का कारण सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान है, और खासतौर से मिलिट्री हुक्मरान है। और जैसे मैंने तमाम सारे आंकड़े दिए कि किस तरीके से 22,000 ऑफिसर्स का वहाँ पर आप देखेंगे कि ड्यूअल सिटीजनशिप है। और एक तो ब्रिगेडियर और मुशर्रफ के समय पे थे जिनका एक प्राइवेट आइलैंड तक अमेरिका में है, इतना उनके पास पैसा है, उनके बच्चे सब अब्रॉड सेटल होते हैं, उनके सारे बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं। जिन्ना साहब मतलब उनकी आत्मा को तो बड़ा दुख पहुंचना होगा। तो वो पहुंचना भी चाहिए सर, क्योंकि जो नियत के साथ उन्होंने बनाया था, काम शुरू किया था, खुद ना कहते हैं कि बड़े सेकुलर आदमी थे, सेकुलर आदमी नहीं थे सर, वो बिल्कुल पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए और पर्सनल अपने आप देखेंगे कि करियर को लेकर के बहुत संजीदा थे। इसीलिए वो नॉन इस्लामिक होते हुए भी
एक इस्लामिक देश की मांग की है, और उसके पहले वो वजीर बने, पहले वो चांसलर बने। तो वो तो सुअर का मांस भी खाते थे, वो तो दारू भी पीते थे। बलूचिस्तान के लीगल एडवाइजर की शुरुआत वहां से की गई है। तो आप बताइए, तो किससे उम्मीद करते हैं? ये तो पॉलिटिक्स है सर। तो ये बहुत सारे सवाल थे राम प्रताप सर से। कुछ अगर सवाल छूट गए हों तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे और कई एपिसोड आगे रहेंगे जारी। देखते रहिए IMS TV। मैं राम। थैंक यू।